This one is our second last chapter of this series known as Complete Economy Revision through UPSC PYQ। टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं, चौथा पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में मालूम ही है, अगर नहीं तो पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए एवरीबॉडी यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 20 इन योर कॉपी एंड यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बोला इस 4 के 4 बोर्ड दिए हैं, वो बोल रहा है कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो याद कीजिए, अगर आप यूपीएससी का रिसेंट क्वेश्चन 2023 या 24 का किए हो तो आपको पता होगा कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड दोनों के दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। बोलो हाँ, गुड। तो कॉफी बोर्ड कहाँ पे है एवरीबॉडी? बेंगलुरु में है, वेरी गुड। टी बोर्ड कहाँ पे है? वो कोलकाता में है। तो पहले का ए का 1 और सी का चौथा। बाकी रबर बोर्ड कहाँ पे होगा? ऑब्वियस है केरला में होगा। और केरला कोट्टयम कहाँ पे है? केरला में। बचा कौन सा? टोबैको बोर्ड कहाँ पे होगा? गुंटूर में। तो 1342 करेक्ट आंसर होगा। 1342 किधर है? ऑप्शन बी है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कॉफी बोर्ड का कहाँ है? बेंगलुरु में है। और रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टयम केरला में। टी बोर्ड कहाँ? कोलकाता वेस्ट बंगाल। और टोबैको बोर्ड जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ओके, साथ में इनके बारे में जानकारी कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री प्रमोट कॉफी प्रोटेक्शन स्टेब्लिश इन 1942। इट मैनेज कॉफी मार्केटिंग। ये सारे के सारे है ना, सबके बारे में है, आप पढ़ लेना आराम से। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे रबर बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेबलाइज्ड बाय द रबर एक्ट 1947 फॉस्टरिंग ऑन इंडिया रबर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आया था रिसेंट के पेपर में, दैट्स वाई, ठीक है। टी बोर्ड भी आ चुका है, कॉफी बोर्ड भी आ चुका है। तो क्या रबर बोर्ड और टोबैको बोर्ड को अच्छे से पढ़ लिया जाए? बिल्कुल पढ़ लो, है ना। कब टोबैको बोर्ड स्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1976 बाय द टोबैको बोर्ड एक्ट 1975, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बोलो क्लियर है क्या? हेडक्वार्टर हमने देख लिया सबका, गुंटूर आंध्र प्रदेश में किसका? टोबैको वाले का है। और इट रोल इन्वॉल्व डेवलपिंग द टोबैको इंडस्ट्री फोकसिंग ऑन, ये तो बता ही दोगे आप, है ना, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गांधी सागर डैम एक पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग का? ये है चंबल प्रोजेक्ट का एवरीबॉडी। पिछले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया था, तो एक्चुअली में गांधी सागर डैम जो है वो चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रहेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गांधी सागर डैम एक पार्ट है चंबल प्रोजेक्ट का विच इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 मेजर डैम ऑन द चंबल रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरी। और बोल रहा है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल टू दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये तीनों के तीनों स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है क्या। अब 4 डैम ऑफ चंबल प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम, और एक और है कोटा बैरेज। तो ये चारों के चारों क्या है? डैम्स हैं चंबल प्रोजेक्ट के, आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है। पहला, इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है एवरीबॉडी, है ना। बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है, आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट इंडिया। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है अभी, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा? चाइना कर रहा है, आई थिंक, ठीक है, अभी देख लेंगे, डोंट वरी। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि India is believed to be the original home of the cotton plant, or cotton is one of the main raw material for cotton textile industry. India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety, leading to increased production. The first cotton hybrid, जिसका नाम था शंकर 4, was released for commercial cultivation कब? 1970 में from Cotton Research Station, सूरत, by Dr. C.T. Patel. After this area under hybrid cultivation started decreasing due to high yielding potential और वाइडर एडाप्टेबिलिटी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और कुछ फैक्चुअल नॉलेज क्या कि 72% कॉटन एरिया कम्स अंडर लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी हमारे इंडिया में, ठीक है। और इन विच 65% एरिया इज रेन फेड मेनली इन द सेंट्रल और साउदर्न जोन। मोस्ट ऑफ द रेन फेड एरिया है सॉइल विथ लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पुअर फर्टिलिटी, सैलो और विथ लेस एक्सेसिबिलिटी टू वाटर रिसोर्स फॉर इरिगेशन। याद कीजिए कॉटन सबसे ज्यादा बढ़िया किसमें उगता है? रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल में। बोलो क्लियर है क्या? गुड। कॉटन क्रॉप इज हाईली प्रोन टू पेस्ट लाइक पिंक बोलवर्म, अमेरिकन बोलवर्म, व्हाइट फ्लाइज, जेसिड्स, ट्रिप्स, और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे पेस्ट है। प्रीडोमिनेंट कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग मार्जिनल लैंड होल्डिंग, मतलब उनके पास बहुत ही कम लैंड होल्डिंग है, इस वजह से भी उतना अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा किसका? कॉटन का।
और कुछ डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, होपफुली आपको क्लियर होगा सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले टाइप का क्वेश्चन। बोला ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस देन दी वेस्टर्न कोस्ट। ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, जो ईस्टर्न कोस्ट है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है वेस्टर्न कोस्ट से, क्या, राइस। बोला ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन दी वेस्टर्न कोस्ट। बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी, क्यों? क्योंकि हमें पता है वेस्टर्न कोस्ट सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है ना। तो ये तो कोई कंपैरिजन का सवाल ही नहीं होता। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सेशन की 20 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्या कंडीशन, किसके लिए? ईस्टर्न कोस्ट राइस कल्टीवेशन के लिए। और प्रेजेंस ऑफ हेवी क्ले सॉइल एंड एम्पल लैंडफॉल, कितना? 175 से 300 सेंटीमीटर। दिस इज वाई द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट। और रीजन गलत है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट, सबको मालूम है ना। क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन है लाइज इन दी विंड वर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है जनरली मई में, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? साउथ वेस्ट, सॉरी, वेस्टर्न घाट पे ही होती है। आपको मालूम है सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना। कौन कंपाउंड है राइस क्रॉप के लिए? तो यह है ब्लू ग्रीन एल्गी एवरीबॉडी। क्या करता है? बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दैट कैन बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस क्रॉप। दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उनको? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलते हैं, विच इज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट प्लांट कैन यूज। दिस हेल्प टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल विच कैन लीड टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो वो सारे के सारे कंडीशन थे ना, तो एक ही जगह पे आ गया, ठीक है। तो अब मैच करना है कौन कैसे। तो देखो सबसे पहले हम जूट का करते हैं, ठीक है। जूट क्या होता है आपको पता है, सबसे ज्यादा इसको पानी चाहिए होता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे दिख रहा? अब पहला जो है बोल रहा कि रेनफॉल इतने से 40 से 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री कभी पहुंचा है टेम्परेचर यहाँ पे इंडिया में? अब मुझे तो नहीं लगता कि इतना है, तो ये तो किसी का भी नहीं हो सकता। तो पहला तो किसी का भी नहीं होगा, पहला किसी का भी नहीं होगा। और डी का जो होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नहीं है क्या इधर? ठीक है, नहीं दिख रहा, शायद मैं भूल गया लगाना, नो प्रॉब्लम। तो जूट का पक्का हो गया कि दूसरा होगा, ठीक है। अगला कॉटन की बात किया जाए तो कॉटन का आपको मालूम है कि रेनफॉल जो है 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। एमएम में है इसलिए 500 से 1000 है ना। और टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो कॉटन का पता चल गया, जूट का पता चल गया। बाकी इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या कर देंगे, मैच करा लेंगे, है ना। तो आप देख लेते हैं सारा कुछ कैसे होगा, समझो ध्यान से। कॉटन का मैंने बता दिया 50 से 100 एमएम और टेम्परेचर 18 से 22। फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स क्या होता है पहले ये समझ लो, है ना। फ्लेक्स देख लेते हैं। फ्लेक्स, फ्लेक्स, ये देखो इसको कहते हैं फ्लेक्स, समझ रहे हो क्या? ये होता है हमारा फ्लेक्स। होपफुली आपको क्लियर है। इसको हिंदी में तिल बोलते हैं क्या एवरीबॉडी? हाँ, जरा एक बार मेरे को बताना कमेंट करके, तिल क्या है? इसको चाहिए रेनफॉल 60 से 80 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 5 से 18 डिग्री सेल्सियस। शुगर बीट के लिए रेनफॉल 50 से 60 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 18 से 22। जूट का आपको बता ही दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं कॉटन के बारे में। एक सेमी जीरोफाइट, सेमी जीरोफाइट जहां पे भी सुनो मतलब कि कम पानी में भी उग जाएगा आराम से। इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है। इट नीड्स अ मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता ही है, कई बार हमने देख लिया है ना। बाकी लोग बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। अब शुगर बीट का हम देख लेते हैं। सक्सेसफुल शुगर बीट एग्रीकल्चर रिलाई ऑन दी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। आइडियल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे इतना टेम्परेचर उसको चाहिए चाहिए। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इरिगेशन कितना चाहिए? 460 mm, मतलब कि 46 सेंटीमीटर चाहिए, है ना, ऑन एवरेज। और जूट की बात करें, पता ही है आपको क्या ज्यादा चाहिए इसको, क्या पानी ज्यादा चाहिए, मतलब कि वेट क्लाइमेट चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून और समर में उगाया जाता है। और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और 70 से 90% ह्यूमिडिटी सूट इट्स ग्रोथ। 160 से 200 सेंटीमीटर ईयरली रेनफॉल इज नीडेड मोर ड्यूरिंग सोइंग। एलुवियल सॉइल विद पीएच इतना आर बेस्ट, रेड सॉइल माइट रिक्वायर्ड मोर मैन्योर। और फ्लैट और जेंटली स्लोप्ड लैंड आर आइडियल। इसलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उगाया जाता है हमारे इंडिया में। बोलो क्लियर, गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय द ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग? तो ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे है ना उगाया, उसका जो प्लांट है ना उसको कट करके दूसरी जगह लगाओगे तब भी उग जाएगा। तो एवरीबॉडी करेक्ट होता है ओनियन के लिए।
आपको होपफुली मालूम हो, नहीं मालूम है तो जान लो कि ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग इज अ कॉमन मेथड फॉर कल्टिवेटिंग सर्टेन क्रॉप लाइक ओनियन टू अचीव हायर यील्ड और लार्जर बल्ब्स। फॉर ओनियन कल्टीवेशन इन इरिगेटेड एरिया सीड्स आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर रबी सीजन में। तो फिर प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व सोइंग सीड इन वेल प्रिपेयर्ड नर्सरी बेड्स यूजुअली 8 वीक बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। जैसे वो राइस का होता है वैसे सीडलिंग आर टिपिकली अराउंड 15 सेंटीमीटर टॉल विथ अ नेक डायमीटर। अरे इतना जरूरी नहीं है, नेक डायमीटर अब याद करोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोला कि 4 हमारे पास क्रॉप्स है और जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से। पहला है बार्ले, नहीं पता कोई बात नहीं, राइस का तो पता ही है ना। क्या चाहिए आपको, राइस का चाहिए कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल। नहीं, पुअरर सॉइल तो नहीं चाहिए, रिच सॉइल चाहिए। तो हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल ये हो जाएगा राइस के लिए। क्लियर है क्या। मिलेट तो देखो हर जगह उग जाएगा, उग जाता है, तो पुअरर सॉइल इसका होगा या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। टी के लिए आपको पता है स्लोपी चाहिए। कैसा स्लोप चाहिए, तो हाई एल्टीट्यूड पे ही उगाया जाता है, तीसरा हो गया। तो कहने का मतलब कि बी का चौथा और डी का तीसरा पक्का है, बी का चौथा और डी का तीसरा, ऑप्शन ए ही मिल गया हमें, बोलो हाँ। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 4 1 3, मतलब मिलेट का पहला हो जाएगा हॉट और ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, और बार्ले के लिए कूल क्लाइमेट विद पुअर सॉइल। बोलो एकदम क्लियर है क्या। गुड, तो इसको आपको ध्यान में रखना है आगे के लिए। अच्छा, सबके कंडीशन अलग अलग दिया है। बार्ले का क्या टेम्परेचर चाहिए, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। एक काम करो, इन सब का एक ही जगह पे टेबल बनाओ और याद कर लो, स्पेशली कैश क्रॉप का मैं बार बार बोल रहा आपको, ठीक है। बाकी का याद हो ना हो, लेकिन कैश क्रॉप का तो बिल्कुल कर लो, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा कि द प्लेस मार्केट ए बी सी डी इन द मैप आर रिस्पेक्टिवली नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ। देखो ए क्या हुआ, गुजरात। बी क्या हुआ, ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, और ये आंध्र प्रदेश दिख रहा और ये उड़ीसा दिख रहा आपको, है ना। तो बताओ गुजरात सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए, ग्राउंड नट या रागी। तो कहोगे सर ग्राउंड नट, तो या तो ये होगा या तो बी होगा, तो सी और डी गया। महाराष्ट्र किसके लिए ज्यादा फेमस है, रागी के लिए कि शुगर केन के लिए। बोलोगे सर शुगर केन, क्यों, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र कभी पहले कभी दूसरे, कभी पहला कभी तू कभी मैं, ऐसा करके चलते रहते हैं। तो इसलिए शुगर केन जो है महाराष्ट्र में मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अब इसे तीसरा और चौथा भी क्लियर हो गया कि रागी कहाँ पे मिलता है, आंध्र प्रदेश में, और टोबैको सबसे ज्यादा उड़ीसा में। ना 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 ना, टोबैको एवरीबडी, टोबैको तो गुजरात में सबसे ज्यादा होता है ना। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से बी होगा, पहले दोनों से क्लियर होगा, बी ही है। तो डी जो है, सॉरी, आंध्र प्रदेश है, और सी जो है उड़ीसा। एक मिनट, सॉरी, हाँ मैंने गलत मार्क कर दिया एवरीबडी। सी जो है वो है उड़ीसा और डी जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में टोबैको, हाँ फिर ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और रागी किसमें एवरीबडी, उड़ीसा में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। Which one of the following sets of condition is necessary for good cultivation of wheat? Wheat के लिए बता रहा, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल बिल्कुल सही है। अगला हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लो टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ये कि बहुत ज्यादा ना बारिश चाहिए, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ना कम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। और 10 से 20 डिग्री कूल ग्रोइंग सीजन विद टेम्परेचर बिटवीन 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर पर ईयर। If the temperature is too high, the wheat will not grow properly. If the rainfall is too low, the wheat will not get enough water and will not produce a good yield. बोलो क्लियर है क्या। और ये जो 10 से 20 डिग्री है ना, सो 10 से 20 डिग्री एवरीबॉडी ग्रोविंग, मतलब कि जब स्टार्ट हो रहा है ना तब होता है, और बाद में जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है टेम्परेचर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। सबको पता है गुजरात, कहाँ है गुजरात, किधर है गुजरात, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल, नहीं, वेस्ट बंगाल कहां से आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया बिल्कुल सही है, वेस्टर्न और साउथर्न नहीं, प्लेन नहीं, बिल्कुल ऑप्शन हो गया बी। एवरीबॉडी क्लियर है क्या। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा, गुजरात में सबसे ज्यादा, और महाराष्ट्र रीजन में भी उगाया जाता है कॉटन। वैसे थोड़ा थोड़ा तो सब जगह होता है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र मेन प्रोड्यूसर है किसके, कॉटन के, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन दीज टू स्टेट लाइन वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, बताइए आपको, नियर 50% कॉटन इस रीजन से प्रोड्यूस होता है। अब मदरलैंड ऑफ कॉटन किसको बोलते हैं, इंडिया को। टाइप ऑफ कॉटन 3 टाइप का, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल। कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लॉन्ग स्टेपल इजिप्ट और यूएसए में होता है, मीडियम स्टेपल इन सब जगह, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। कॉटन को क्या चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। चाइना इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देख रहे हो, मदरलैंड ऑफ कॉटन को हम हमारे यहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, चाइना करता है। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
दी आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस के कल्टीवेशन के लिए आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए? रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर, रेनफेड क्रॉप है आपको मालूम है, राइट? तो टेम्परेचर सॉरी रेनफॉल ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, तो रेनफॉल बिलो 100 नहीं होगा, रेनफॉल 100 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर एबो 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी ठीक है। आगे बोला कूल एंड मॉइस्ट नहीं, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इंटायर प्लांट नहीं। करेक्ट आंसर एवरीबॉडी ए लग रहा, तो ए की तरफ मैं जाऊंगा, ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सही है ए। क्या रेनफॉल 100 से ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर 25 से 30 चाहिए, है ना। राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप दैट रिक्वायर्ड अ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन। मैंने बताया रेनफेड क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी पीती है। कौन? राइस। अगला 4 है, इसमें कौन सा क्रॉप डिस्ट्रॉइंग क्रिएचर है ना, ये कौन से कौन कौन सा मैच करता है, ये बताओ मेरे को। ध्यान समझो कि इसमें कोई पता है क्या अपन को? कोई नहीं पता चल रहा है ना। कोई नहीं पता चल रहा है एवरीबॉडी, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आंसर में। तो राइस में घुंडी बैग लगता है, अफाइड लगता है वीट में, शुगर केन में टॉप सूट बोरर मोथ, और ग्राम में बुलवा। याद रहेगा क्या? चलो अपन भी याद कर लेंगे, इसको आप याद कर लेना, क्या कभी भी पूछ सकता है। ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े के बारे में जो होता पढ़ सकते हो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एवरीबॉडी, बस ये ध्यान रखो किसमें कौन सा लगता है, ठीक है। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोर देन 50% एरिया इज अंडर झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन आपको मालूम है ना कि बर्न एंड स्लाइस कल्टीवेशन भी बोलते हैं, मतलब कि वहां पे यूज किया जमीन को, है ना, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तो शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, बोलो हाँ ना, तो इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। तो मणिपुर में मोर देन 50% एरिया अंडर झूम कल्टीवेशन है, ये देख सकते हैं। द प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉमन इन हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर वेयर द पॉपुलेशन इज लार्जली ट्राइबल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन is widely practiced system of crop cultivation among the indigenous community of northeast India. The practice, also known as slash and burn agriculture, is when farmers clear land by slashing vegetation or burning forest or woodland to create clear land for agricultural purposes. बोलो clear है क्या? Good. The bush and the weeds can be removed easily. The burning of waste material provide needed nutrients to for the cultivation. मतलब जब जला देते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है उसका वो नीडेड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कल्टीवेशन के लिए। इट गिव्स अ फैमिली इट्स फूड, फॉडर, फ्यूल, लिवलीहुड एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू देयर आइडेंटिटीज। बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और ट्री, दिस प्रैक्टिस लीड टू सॉइल इरोजन एंड मे आल्सो इफेक्ट द कोर्स ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स वेयर इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था फर्स्ट फेज में, तो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड फूड जो है किसको दिया गया था? आंध्र प्रदेश को नहीं, तमिलनाडु नहीं, पंजाब हरियाणा बिल्कुल, वेस्ट यूपी को, है ना, और पंजाब और हरियाणा को, वेस्ट यूपी पंजाब हरियाणा इन सब रीजन को, है ना, फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन को पार्ट थे। तो तीसरा चौथा करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, सभी को पता होता है ना, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। एम स्वामीनाथन याद कीजिए, अच्छा इनका अभी डेथ हुआ 2023 में आई थिंक, है ना, तो एक बार ये अच्छे से समझ लेना क्या है क्या है। आगे अच्छा, Green Revolution 2.0 aims at expanding the benefit of green revolution in all parts of country, and it is also aimed to go beyond rice and wheat crop and to adopt crop diversity. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल फॉर व्हीट और राइस बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस CSCP पता है आपको, एग्जांपल क्या है? सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबको पता है, ठीक है। क्या करते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रोवाइड करते हैं इसकी हेल्प से। फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल फॉर व्हीट और इतना CSCP द्वारा इज एन एग्जांपल ऑफ सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो पढ़ लेना, ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टोटल 22 क्रॉप को मैंडेट क्रॉप को देते हैं और FRP देते हैं किसके लिए? शुगर केन के लिए, ठीक है। मैंडेट क्रॉप आर 14 क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन और 6 जो है रबी सीजन, ये याद होने चाहिए आपको, अगर याद नहीं है तो कर लो। ओके, सो एवरीबॉडी इस लेक्चर में इतना ही, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट है कि यू मस्ट बी द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो भगवान भरोसे रहने से बेहतर है कि आपको अपना मास्टर खुद बनना है अपनी डेस्टिनी का, ठीक है। तो उठो, दौड़ो, कूदो, नहीं पा रहे हो तो रेंगो, नहीं चल पा रहे हो तो रेंगो, लेकिन चलो। एक कोट ऐसे ही था, होपफुली मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो एवरीबॉडी इस लेक्चर में इतना ही था, होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा। कहीं पे डाउट कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो भाई, किसने मना किया है ना, डिस्कस करो, उसको अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। होपफुली ये सीरीज आपको बहुत ही बेहतर वे में इकोनॉमी को रिवाइज करने में और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, PYQ को लेकर, UPSC के एग्जाम को लेकर
यूपीएससी के एमसीक्यू को लेकर हेल्प किया होगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में आ जाओ, फिर बात करते हैं उसको क्लियर करके।